नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम चैनल एकेडमिक वार्ता पर। हम लोगों ने पिछली क्लास को गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मंत्री और राजा के जो सहायक होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आप एक बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा देखिए। और आज हम लोग जहाँ से पिछली क्लास को छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इतिहास विषय की क्लास में हैं। ये जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। आने वाले कोई स्टेट का पीसीएस का एग्जाम होगा, उसके लिए भी उपयोगी साबित होगी। बाकी एकेडमिक में सारा एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है, हायर का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। जो अभी जीडीसी या फिर जीआईसी का एग्जाम होगा, उसमें लिखित परीक्षा के रूप में भी जो ऑप्शनल पेपर रहेगा, उसमें भी ये हमारा क्लास सहायक सिद्ध होगा। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। पिछली क्लास में हम लोगों ने गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के विषय में हम लोग अगर बात करें, सामाजिक जीवन, तो गुप्तकालीन सामाजिक जीवन जो है, बहुवर्गीय चतुर्वर्णी समाज था। इस समय सामाजिक स्थितियां जटिल होने लगी थीं। अवर्णीय विवाह से उत्पन्न संतानों को न सिर्फ शूद्र कहा गया, अब निर्वासित भी कर दिया गया था। उत्तर मौर्य काल तक हम लोगों ने देखा, आते आते छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी। गुप्त काल में एक शब्द मिलता है, चंडाल। जैसे एक मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ब्राह्मण स्त्री है, ये ब्राह्मण स्त्री है और एक शूद्र पुरुष है, और इनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसे चंडाल की श्रेणी में रखा गया, चंडाल कहा गया। समाज इसे निर्वासित कर दिया जाता था। गांव के बाहर ये रहते थे, शमशान या सुनसान जमीन पर रहना पड़ता था। अब चंडाल है तो इसका काम क्या होगा? जैसे मुर्दों को जलाने का काम, ये काम इनका होता था। और इनको जब गांव में आना होता था, एक प्रोटोकॉल होता था, एक आचार संहिता होती थी कि ये जिस समय गांव में प्रवेश करेंगे, जिस समय गांव के सभी व्यक्ति आराम कर रहे होंगे, क्योंकि इनके संपर्क में आने से लोग दूषित हो जाएंगे, ऐसी अवधारणा थी। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब जो शूद्र है, वह कृष्ण नामक देवता की पूजा कर सकता है। यज्ञ में यज्ञ का प्रसाद जो है, पाने का अधिकार मिल गया। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। अब बोलेंगे मिश्रित क्या होती है? मिश्रित का मतलब ये है कि अच्छी भी थी और बुरी भी थी, अच्छी भी और खराब भी। वो कैसे? एक व्यक्ति हुए हैं गुप्त काल में, लेखक, उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। इनकी किताब है अमरकोश। अमरकोश, इसमें महिलाओं के विषय में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि महिलाएं अपने जीवन साथी का चयन कर सकती थी। मतलब इससे यह पता चलता है कि स्थिति अच्छी थी। स्वयंवर जैसी शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक शब्द मिलता है देवदासी। देवदासी जैसी प्रथा देखने को मिलती है। एक शब्द मिलता है पुनर्भू। पुनर्भू, क्या होता था पुनर्भू? क्या होता था? ऐसी महिलाएं
जो विधवा स्त्रियां थीं, जो विधवा स्त्रियां थीं, वह पुनः विवाह करती थीं। अर्थात एक तरफ सती होने का प्रमाण भी मिलता है। 510 में 510 ईसा पूर्व में एक प्रमाण मिलता है, जो सती का प्रमाण मिलता है, सती होने का। और ये पुनर्भू शब्द मिलता है, ये होता है जो महिलाएं जिनका पुनः विवाह होता है उसके लिए। और 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण मिलता है। तो मतलब एक तरफ अच्छी स्थिति भी है, एक तरफ बुरी स्थिति भी है महिलाओं के विषय में। चलिए, अब ये देवदासी क्या था? देवदासी देवदासी क्या था? देवदासी प्रथा क्या थी? ऐसा शब्द सुनने को मिलता है। मतलब गुप्त काल के लोग जो थे, उन्होंने पहली बार मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों का निर्माण कराया। जब हम लोग मंदिर स्थापत्य कला पढ़ेंगे, तब उसमें आपको बताएंगे मंदिर कहाँ से इन लोगों को मंदिरों का निर्माण कराने का कहाँ से आइडिया आया। अब ये बड़े उत्साह में, बड़ी जोर शोर से मंदिरों का निर्माण करा दिया और देवताओं को स्थापित कर दिया। लोग आए, पूजा पाठ किए, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, वापस चले गए। और मंदिरों के जो पुजारी होते थे, वो क्या करते थे? मंदिर में पूजा करते थे, पूजा के साथ साथ वो दूसरा भी जॉब करते थे। मान लीजिए कोई टीचिंग कर रहा, तो टीचिंग का भी जॉब कर रहा है, पूजा भी कर रहा मंदिर में। अब क्या किया, वो मंदिर पूजा किया, उसके बाद 10 बजे निकल गया अपने कॉलेज पढ़ाने। अब 10 बजे पढ़ाने चला गया। अब वापस आया तो देखा मंदिर में जानवर जो वहां रहते हैं, उन्होंने देवालय को पूरी तरीके से गंदा कर दिया। जानवरों की सुसु पोटी, क्योंकि फल प्रसाद पूजा में चढ़ता है। और उनको बंदरों ने, जैसे कोई कौवा है, चील है, बंदर है, इन्होंने अपनी तरीके से भोजन को ग्रहण किया और गंदगी फैलाकर चले गए। जब ये बात समाज के व्यक्तियों को पता चली, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा चलिए भाई, हमारे घर में 4 बेटियां हैं, उसमें से एक जो बड़ी बेटी है, वो उसको मंदिर भेज देते हैं और मंदिर में सेवा करेगी भगवान की। अच्छा, इसकी धारणा बहुत अच्छी थी पहले। इसकी जो नीति थी वो अच्छी थी, नैतिक रूप से अच्छे के कारण इनको देवदासी का मतलब भगवान की दासी, देव की दासी, ईश्वर की दासी, जो वहां मंदिर में बैठा देवता है उसकी दासी, अब उसको बना दिया। लेकिन अब यही हो कि भाई भगवान की पूजा करेगी, जो भगवान जी हैं उनकी पूजा करेगी, उनके कपड़े बदलेगी, उनको भोग लगाएगी, है ना? और उसके बाद उनके आभूषण बदलेगी, मतलब पूजा पाठ करेगी। उसके बाद भोजन, जो प्रसाद है, जनता में बांटेगी या जनता को दिया जाएगा, जो बचा रहेगा स्वयं खाएगी। लेकिन ये चलिए, छोटी बच्ची थी तब तक तो ठीक रहा। 10 साल की हुई, 11 साल की हुई, 15 वर्ष की हुई, तो जैसे ही 18 वर्ष की हुई, सब उदाहरण मान लीजिए इसे, तो अब ये क्या हुआ, यौवन से युक्त हुई। जब यौवन से युक्त हुई, तो इनकी नजर सबसे पहले जो नजदीक के व्यक्ति होते हैं
जो नजदीक के व्यक्ति होते हैं उनकी नजर इनके ऊपर पड़ी। उन्होंने चोरी छुपे उनके साथ दुराचार किया। बाद में जान ही रहे हैं, माफिया होते हैं, रसूख वर्ग होता है, राजनीतिक वर्ग होता है, गांव के जो सहोदे होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं, उन सभी ने शोषण किया। तो इस तरीके से ये जो पहले इसका जो नैतिकता थी वो अच्छे के लिए किया गया, लेकिन बाद में ये सब सारी चीजें यहाँ पर हुई। तो इसको क्या है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर दिन है तो रात भी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा के पीछे एक और पहलू होता है, एक और सिक्का होता है। अब समय के साथ मानव के शोषण पर ये चीजें हो गई। महिलाओं के मान के मर्यादा का हनन हुआ, दुराचार हुआ, स्त्री का गमन हुआ। तो इस तरीके से आप इसको नेट पे डालेंगे ना कि देवदासी प्रथा क्या है, तो आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ हम लोग विस्तार में बात कर रहे हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि ये देवदासी प्रथा थी, इसका साक्ष्य मिलता है गुप्त काल। तो जो सामाजिक व्यवस्था थी, तो एक तरफ अच्छी भी थी, एक तरफ बुरी भी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में हम लोगों को, आर्थिक जीवन में गुप्त काल में हमें कृषि कार्य में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे भू राजस्व के लिए कर देखने को मिलेगी, कर व्यवस्था। एक कर में मिलेगा ऊपरी कर, ऊपरी कर। दूसरा मिलेगा उद्रंग कर, उद्रंग कर। तो उद्रंग जो भाग था वो 1/4 था लगभग, ये 1/4 होता था। और ये जो ऊपरी नाम का कर मिलता है, ये अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। एक कर का नाम मिलता है भोग कर, भोग कर। भोग नामक कर जो मिलता है, इसमें राजा के दैनिक जीवन की, दैनिक जीवन से संबंधित जो उपयोग की वस्तुएं दी जाती थी, उपयोग की वस्तुएं। जैसे कोई राजा बना, तो आप लोग देखते हैं अभी भी कोई जैसे मंत्री बन जाता, राजा बन जाता, तो उसको लोग जाते हैं मिलने, गिफ्ट में फ्लावर लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, वस्त्र लेके जाते हैं, इस तरीके से। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं, मान लीजिए कोई माली है ना, मान लीजिए माली है, तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह राजा की पूजा के लिए फूल, फ्लावर लेके जा रहा है। कोई राजा के लिए गहने लेकर के जा रहा है, कोई मिठाई लेकर के जा रहा है। ये क्या, भोग कर, राजा की भोग कर। तो हमको गुप्त काल में एक कर मिलता है, भोग कर। एक तीसरा है भूतोपांत प्रत्यय, भूतोपांत प्रत्यय, प्रत्यय, भूतोपांत प्रत्यय। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है? भूत माने उत्पाद, उत्पाद कर। और ये उपांत मतलब सीमा शुल्क। ये एक कर देखने को मिलता है, शुल्क कर। ये क्या होता था, ये चुंगी कर था।
मतलब जब एक शहर से माल दूसरे शहर को ले जाते थे तो ये एंट्री पॉइंट पर जो चुंगी लगती है ना, चुंगी कर वही होता था। बिष्ठी, बिष्ठी का क्या होता था, ये बेगार होता था। बेगार, अब बेगार क्या होता था, बेगार आप लोग बहुत बार सुने होंगे। बेगार का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने किसी जमींदार या किसी जिसके पास जमीन है, जमीन का मालिक है, उसके पास आप बटाई खेती करते हैं। मान लीजिए आपने किसी का 3 बीघा खेत, 3 बीघा खेत लिया और उसमें क्या है 50% पर, मान लीजिए आधी लागत आप दे रहे हैं, आधी लागत जो किसान जो मालिक है जमीन का वो दे रहा है। तो आपको 50% वहां पर उसका 50% आपको लाभ मिल रहा है। अब मान लीजिए उस आपने 3 बीघा जमीन लिया है, ठीक, और आप उसके घर गए तो उसने कह दिया कि भाई ठीक है, आपको 3 बीघा जमीन तो दिया हूं, आप कार्य कर रहे हैं हमारी भूमि पर और आपको 50% उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन आपसे कह दिया कि उसके घर में मान लीजिए 2 गाय हैं। तो उसने कह दिया एक काम करिए, थोड़ा सा इसके लिए खेत से जब आते हैं तो चारा भी लेते आया करिए। अब आप चारा ला रहे हैं उसके लिए, उसको चारा बना के उसको गाय को डाल रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, आपको कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा ना तो आप इनसे मांग रहे हैं, ना तो ये आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये होता बेगारी। इस तरीके नहीं समझ पा रहे तो इस तरीके समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास 15 बीघे जमीन है, उसने आपको 3 बीघा जमीन दे रखी है, 3 बीघे पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पास जो जमीन बची है तो उसमें जब खेत की जुताई होती है, वो आपसे अपने खेत की जुताई करवा रहा है, और आप ये अपना जो उसका खेत कर रहे हैं उस पे भी जुताई कर रहे हैं, साथ में इनके खेत की जुताई कर रहे हैं। हालांकि हल बैल इन्हीं का है, ट्रैक्टर इन्हीं का है, लेकिन आप जो समय लगा रहे हैं उस समय का आपको मेहनताना का पैसा नहीं ये दे रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कहीं ये वाला 3 बीघा वापस ना ये ले लें। ये ना आपको पैसे दे रहे हैं, ना आप इनसे पैसे मांग रहे हैं। ये बेगारी। और इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, आपने आईएएस का एग्जाम दिया, ठीक है, और आप क्लियर नहीं कर पाए। आपका एक जो मान लीजिए बुआ का लड़का है वो पास कर लिया इस एग्जाम को, अब वो उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, वो जा रहा है और आप उसको छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन, या आप उसके साथ जा रहे हैं वहां लाबाशना और उसको छोड़ रहे हैं, 4-5 दिन का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेगारी कर रहे हैं। ना उसका आपको मेहनताना मिल रहा है, आप उसकी इटाची पकड़ के जा रहे हैं, थैला पकड़ के जा रहे हैं, बैग पकड़ के जा रहे हैं। समझ पाए बात को? चलिए, नेक्स्ट जो शब्द मिलता है, श्रेणी। श्रेणी, तो गुप्त काल में श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी। श्रेणी व्यवस्था चलन में थी। इसमें 2 शब्द मिलते हैं। एक शब्द मिलता है पूंग। पूंग क्या था? पूंग, पूंग का मतलब था दो अलग अलग श्रेणियों का विवाद होता था, तो न्यायालय पूंग कहलाता था। जैसे 2 श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियों का अलग अलग विवाद होता था, तो न्यायालय पूंग कहलाता था। दूसरा शब्द मिलता है कुल। इसमें समान श्रेणी जो होती थी, समान श्रेणी। बाजार को विपणि कहा जाता था। विपणि शब्द मिला है बाजार का। सांगांतरिक, ये जो होते थे घुमंतु व्यापारी होते थे। घुमंतु व्यापारी जो घूम घूम के सामान बेचते थे। अच्छा, इसमें जो गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में भू प्रबंधन देखने को मिलता है, भू प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले मिलती है एक शतक भूमि। शतक भूमि, ये निजी स्वामित्व की भूमि होती थी। निजी
स्वामित्व की भूमि, इसको जो कर देना पड़ता था, जो कर देना पड़ता था 1/6 भाग। दूसरी जो थी कृष्ठ या प्रकृष्ट भूमि, कृष्ठ या प्रकृष्ट भूमि, स्वयं के द्वारा खेती की जाने वाली, स्वयं के द्वारा खेती की जाने वाली अदेव मात्रक भूमि, अदेव मात्रक, अदेव मात्रक भूमि, ये बिना वर्षा के उपज जो देती थी, उपज देने वाली भूमि, अदेव मात्रक भूमि कहते थे। अग्रहार भूमि बहुत पूछा गया। ये अग्रहार भूमि जो होती थी, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त करमुक्त भूमि इंपॉर्टेंट है, इसको लगा। उसके बाद है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता था खेती योग्य भूमि, बहुत पूछा जाता है ये सारी चीजें, भूमि बहुत पूछा जाता है। गोचर, गोचर समझ रहे हो, गाय चराने वाली भूमि, मतलब चरागाह। वास्तु भूमि, वास करने वाली भूमि, वास करने वाली भूमि। अप्रदा भूमि, ये जो होती थी, ये जो होती थी वह विवादित भूमि होती थी, विवादित भूमि। सील भूमि, ऐसी जमीन जो जोती ना गई हो। इसी तरीके से अपरहद भूमि, ये अपरहद जंगल की भूमि जो जोती ना गई हो। उसी तरीके से अर्धखिल भूमि, अर्धखिल भूमि ये जो है जहां 1 वर्ष से खेती ना की गई हो। खिल भूमि जहां 3 वर्ष तक खेती ना की गई हो। उसके बाद वन भूमि जहां 5 वर्षों तक खेती ना की गई हो। और उसके बाद उर्वरा भूमि, उर्वरा भूमि उपजाऊ भूमि, उर्वरा भूमि होती है उपजाऊ भूमि। उसके बाद ऊसर भूमि, मरुभूमि, मरुभूमि का मतलब होता था रेगिस्तानी भूमि। सादोल भूमि, ये भूमि जो होती थी घास के मैदान होते थे, घास के मैदान, ठीक है। पंकिल भूमि, पंकिल मतलब वही पंकज वाला पंकिल, तो पंकिल का अर्थ होता था नम कीचड़ युक्त भूमि, कीचड़ युक्त भूमि। कच्छ भूमि, इसका मतलब ये है जल के निकट, जो दलदली जमीन होती थी, जल के निकट भूमि, दलदली जमीन वाली। सरकरा भूमि, सरकरा भूमि का मतलब ये होता है कंकरीली जमीन, कंकरीली जमीन। देव मात्रक भूमि, देव मात्रक भूमि, इसका मतलब होता था जो वर्षा जल से सिंचित भूमि होती थी, वर्षा जल से सिंचित भूमि। उसका नदी मात्रक, नदी मात्रक भूमि, इसका मतलब ये होता था नदी, नदी जल से सिंचित भूमि, नदी जल से सिंचित भूमि। इससे पता चलता है इतनी प्रकार की भूमियां जो मिलती हैं, इससे पता चलता है कि कृषि व्यवस्था जो है अलग अलग तरीके से थी। जो जमीन थी, भूमि थी, उसमें जो नीवी धर्म नाम एक मिलता है, नीवी धर्म। नीवी धर्म का मतलब होता है जो गैर परिवर्तित मालिकाना हक वाली जमीन हो, गैर परिवर्तित मालिकाना हक वाली जमीन। एक मिलता अच्छे नीवी, अच्छे नीवी
धर्म। ये अच्छे निबी का मतलब जिसका क्षय ना हो, दान की भूमि होती थी। दान की भूमि मतलब अच्छे का मतलब जिसका क्षय ना हो, अर्थात जिसके स्वामी के क्षय ना हो। उसके बाद एक मिलती है जमीन का नाम नीबी धर्म क्षय। नीबी धर्म अर्थात ऐसी भूमि जिसका मालिकाना हक स्थानांतरित किया जा सकता था। जिसका मालिकाना हक किया जा सकता था। अप्रदा धर्म। अप्रदा धर्म अप्रदा धर्म जो जमीन होती थी उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दान नहीं कर सकते थे। जो दानग्राही ऐसी भूमि होती थी किसी और व्यक्ति को दान नहीं किया जा सकता था। उसी तरीके से नेक्स्ट नाम मिलता अप्रदा निजी धर्म। अप्रदा निजी धर्म जमीन का ऐसी भूमि का स्वामित्व गैर परिवर्तित होता था तथा दान ग्रही इसे किसी अन्य को दान देकर इसके धारण स्तर को परिवर्तित नहीं कर सकता था। नेक्स्ट नाम मिलता भूमि छिद्र न्याय। अर्थात जो भूमि के भीतर संपत्ति का स्वामित्व राजा के पास होता था। समझ रहे हो? जैसे जमीन के अंदर कोई खजाना निकल आया तो वो किसका होगा? राजा का होगा, राज्य का होगा। इस बात को लिख लीजिए। भूमि के भीतर की संपत्ति का अधिकार राजा का या राज्य का होता था। जो उसका स्वामी होता था राजा के पास होता था। हम लोगों ने भूमि कर पढ़ लिए। उद्रांग है, उपरिक है, भोग कर है, शुल्क कर है, चुंगी कर है, विष्टि है, बेगार है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। बलि है वार्षिक कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। देखिए कुछ कर है, अच्छा एक लाइन में लिख लीजिए। जैसे उद्रंग है जिसको भाग कर भी कहा जाता था। ये 1/6 और या 1/4 तक लिया जाता था। उसके बाद में दूसरा है उपरिक। उपरिक कर ये अस्थायी पुस्तकों से लिया जाता था। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको अभी। उसके बाद में भोग ये राजा का दैनिक उपभोग की वस्तुओं के विषय में लिया जाता था। शुल्क शुल्क जो होता था ये चुंगी कर होता था। एंट्री पॉइंट पर लिया जाता था। विष्टि ये बेगार होता था। है ना? बलि ये जो बलि कर होता था ये वार्षिक कर होता था, स्वेच्छा से दिया जाता था। है ना? उपहार टाइप में। एक कर का नया नाम मिला है हरिलाकर। हरिलाकर ये हल पर लिया जाने वाला कर, जैसे हलों पर लगाया जाने वाला कर। वात भूत कर देवी देवताओं के नाम पर लिया जाने वाला कर। ये कर हमको गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। जो कर इतने प्रकार के। अच्छा, हम गुप्त काल में महाजनी व्यवस्था भी देखने को मिलती है। महाजनी व्यवस्था का मतलब है जो धन है, धन से ब्याज लेते थे लोग। है ना? ब्याज लेने की व्यवस्था। और ब्याज के प्रकार भी मिले हैं। सबसे पहला जो है ना, वो है कालिक। कालिक कालिक क्या तो निश्चित समय पर दिया जाने वाला, चुकाया जाने वाला जो धन होता है, जो ब्याज होता है। आपने किसी से पैसे लिए उधार ब्याज पर और समय पर चुका दिया, है ना? तो लिख लीजिए इसके आगे निश्चित निश्चित समय पर चुकाया गया धन। समय पर चुकाया गया धन। दूसरा था कायिक। कायिक तो इसका मतलब था जो शारीरिक श्रम के माध्यम से चुकाया जाता था। अब मान लीजिए आपने किसी से पैसे ले लिए 100 रुपए और ब्याज आप नहीं दे पा रहे हो, तो आपने कहा ठीक है हम आपके घर में आएंगे, 2 दिन काम करेंगे, आप पैसा वसूल कर लीजिए। श्रम के माध्यम से चुकाया गया। चक्रवृद्धि ब्याज आप जान ही रहे हैं, खूब मैथ में पढ़ते हैं।
इसका अर्थ होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना। मतलब ब्याज पर भी लिया गया ब्याज, इस पर भी ब्याज लिया गया। मान लिया आपने 100 रुपए लिए उधार, और एक महीने में 110 हो गया, 10% पे लिया, तो आपको 110 पर नेक्स्ट टाइम में ब्याज लिया जाएगा, 10 रुपए पर भी ब्याज लगेगा। समझे इस तरीके से। नेक्स्ट है शिखा वृद्धि ब्याज। शिखा वृद्धि ब्याज, इसका क्या मतलब है? ये दैनिक स्तर पर लिया गया ब्याज, दैनिक स्तर पर लिया गया ब्याज। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने किसी से 500 रुपए उधार लिया, ठीक है। ये 500 रुपए ले लिया, बाजार में गए, 500 रुपए का फल खरीदा, आपने बेच दिया उसको 700 रुपए में, ठीक है। 700 रुपए में बेच दिया, और इनको आपने 600 रुपए वापस दे दिया, 100 रुपए आपका आमदनी बचा, है ना। तो ये शिखावृत्ति ब्याज जो होता है दैनिक स्तर पर, रोज आप पैसे ले लेते हैं और उसको, उससे कोई बिजनेस व्यापार करके, और फिर उसको ब्याज सहित पैसे वापस कर देते हैं, है ना। इस तरीके से कहा जाता है ब्याज की दर जो सामान्यतः 15% तक होती थी, और जो बाहर से लिया जाने वाला ब्याज है उसको 20% तक, मतलब बाहर का मतलब जैसे कोई समुद्र व्यापारी या समुद्र पारी के, जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अच्छा, गुप्तकालीन अगर व्यापार वाणिज्य की बात करें, हम लोग गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक हमको अभिलेख मिलता है, मंदसौर अभिलेख। पूछा गया है प्रश्न नेट में, मंदसौर अभिलेख। तो इसमें क्या है, रेशम बुनकरों के द्वारा एक सूर्य मंदिर दिए जाने का वर्णन है। ये प्रश्न पूछा गया है, रेशम बुनकरों द्वारा, नेट में पूछा गया प्रश्न है। एक सूर्य मंदिर दिए जाने का वर्णन, बनवाए जाने का वर्णन या दिए जाने का वर्णन। और दूसरा है इंदौर का ताम्रपात्र अभिलेख। तो ताम्रपात्र अभिलेख, इसमें वर्णन मिलता है कि सूर्य मंदिर हेतु दिए गए दान का वर्णन मिलता है ना। सूर्य मंदिर हेतु दिए गए दान का वर्णन, ये कहाँ है? ये है आपका इंदौर। इंदौर, ये प्रश्न पूछा गया था। इंदौर का सूर्य मंदिर जो है, ये दिया गया था कि जो व्यापारियों द्वारा सूर्य मंदिर बनवाए जाने का वर्णन इंदौर में है, वो श्रेणियों के द्वारा बनवाए गए सूर्य मंदिर का वर्णन, कुछ ऐसे प्रश्न पूछा गया था एक नेट में। नेट में ये प्रश्न व्यापार के विषय में अगर बात करें, तो उसके स्रोत के विषय में अगर कुछ जानकारी हमको बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति से मिलती है। बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति पूछ ले गुप्त काल में कि कौन सी स्मृतियों में व्यापार का वर्णन मिलता है, तो बृहस्पति स्मृति और नारद। हम लोगों ने श्रेणियों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। श्रेणी संगठन या श्रेणी जो शिल्पकार वर्ग होता था, उनको श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणी के प्रमुख को श्रेष्ठिन या ज्येष्ठक कहा जाता था। सार्थवा क्या था? सार्थवा जो है, ये घूम घूम कर व्यापार करते थे। इसी तरह के और नाम मिलते हैं, निगम, संघ, कुल, कुंभ, संगात्रिक। दरअसल क्या है, ये नेट में शब्दावली दे देता है, फिर इसमें पूछता है श्रेणी संगठन से संबंधित कौन सा नहीं था, वो आपको बताना पड़ेगा। निकाय, समूह आदि, ये श्रेणियां डिमांड और सप्लाई पर कार्य करती थी। आयात निर्यात के जो मुख्य केंद्र थे, वो केंद्र में व्यापारिक केंद्र महत्वपूर्ण थे। व्यापारिक केंद्र में जैसे भड़ोच, विदिशा, प्रयाग, ताम्रलिप्ति, मथुरा आदि। दक्षिण पूर्व एशिया में, एशिया के जो व्यापारिक मार्ग थे, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया आदि। पूर्व के महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र थे, उसमें पाटलिपुत्र, सोनपुर, सौगोरा आदि। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर
कमेंट्स करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज। थैंक यू।